हे एवरीवन, सो इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेदर इवेंट्स के बारे में। ये क्लाइमेटोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है, तो इसको हम बिल्कुल मिस आउट तो कर ही नहीं सकते। इसको आप लोगों को वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना है, जिससे कि सब कुछ एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियरिटी ऑफ थॉट माइंड में रहे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम बात करें तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एटमॉस्फेयर above a given point, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम देखें एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, लाइक दिस इज अर्थ, दिस इज अर्थ एंड इट इज सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर। यस, तो जो भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वजह से क्रिएट होते हैं प्रेशर्स। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या पड़ा था, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अगर हम बात करें ये किस में मेजर होता है, इट इज मेजर्ड इन mg एंड पास्कल। इट इज मेजर्ड इन mg एंड पास्कल। अगर मैं लिखूं इट इज मेजर्ड इन mg पास्कल। अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बहुत सारी चीजें बताने पाऊँ तो वो मैं बताते जाती हूँ। तो इसको हम इस यूनिट में मेजर करते हैं, बट कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने, वो यूज आता है बैरोमीटर। ठीक है, ये हो गई एटमॉस्फेयर मेजरमेंट ऑफ एयर प्रेशर के बारे में बात। अगर हम प्रेशर सिस्टम देखें तो एयर कब एक्सपेंड करती है, एयर एक्सपेंड करती है जब वो गर्म होती है। जब हाई टेम्परेचर होगा तो वहां पे लो प्रेशर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जैसे ही हाई टेम्परेचर मिला उसको, लाइक वाटर बॉईल हो रहा है, उसको हाई टेम्परेचर मिल रहा है, तो क्या है, वो वेपर में कंडेंस्ड हो जाती है, वेपर में फॉर्म हो जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, तो वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि एयर क्या कर गई, एयर हो गई एक्सपेंड। एयर एक्सपेंड हुई तो इस यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, यहाँ पे क्रिएट हुआ लो प्रेशर। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ गैसेस कम हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो है गैसेस की डेंसिटी कम हो गई। जैसे ही डेंसिटी कम हुई वहां पे क्या होगा, वहां पे क्रिएट हो गया लो प्रेशर। डेंसिटी कम, लो प्रेशर क्रिएट। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर हाई, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, क्योंकि वहां पे डेंसिटी ऑफ गैसेस ज्यादा आ गई, वहां पे क्रिएट हो गया डेंसिटी ऑफ गैसेस। तो एयर क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और सबसाइड कर रही है, इस वजह से डेंसिटी ऑफ एयर हो गई। अगर हम विंड की बात करें, विंड और एयर में डिफरेंस क्या होता है, एयर होती है एक स्टेशनरी, जब स्टेशनरी होगी तो उसको बोलेंगे एयर। मिक्सचर ऑफ गैसेस को हम एयर बोलते हैं, स्टेशनरी है। विंड क्या है, विंड है मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है एयर का, एयर इन हॉरिजॉन्टल मोशन या मूवमेंट, उसको बोलते हैं विंड। और अगर हम वर्टिकल की बात करें, अगर वर्टिकली एयर मूव कर रही है तो उसको बोलेंगे एयर करंट। विंड बोलते हैं केवल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को, वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है तो उसको बोलेंगे एयर करंट। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट। एयर कब राइज करती है, जब हाई टेम्परेचर होगा तो एयर राइज करेगी, वहां पे बनेगा लो प्रेशर, और जहाँ पे हाई लो टेम्परेचर वहां पे बनेगा हाई प्रेशर। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स को। अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो फर्स्ट हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर मैंने बता दिया, फिर बात करते हैं ऑल्टीट्यूड की। ऑल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में बताया था कि माउंटेनियस एरियाज पे डेंसिटी ऑफ गैसेस कम होंगी। क्यों कम होंगी, क्योंकि जहाँ पे ज्यादा ग्रेविटी पुल करती है डेंसिटी ऑफ गैसेस को, जहाँ पे प्लेन पे ग्रेविटी ज्यादा है तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ गैसेस ज्यादा होंगी, तो यहाँ पे बनेगा हाई प्रेशर और यहाँ पे बनेगा लो प्रेशर, क्योंकि ऑल्टीट्यूड पे है
तो वहां पे डेंसिटी ऑफ गैसेस कम, डेंसिटी ऑफ गैसेस कम, तो वहां पे क्या क्रिएट होगा, प्रेशर कम क्रिएट होगा, क्योंकि प्रेशर किससे क्रिएट होता है, डेंसिटी ऑफ गैसेस से। जहाँ पे गैसेस ज्यादा वहां पे प्रेशर ज्यादा। ठीक है, तो ये बात हो गई फैक्टर्स की। अब हम बात करते हैं प्रेशर बेल्ट्स की। प्रेशर बेल्ट्स कैसे क्रिएट होती हैं, प्रेशर बेल्ट्स क्रिएट होती हैं वर्टिकल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से। उससे पहले मैं बात करती हूँ आइसोबार्स की। आइसोबार्स पहले बता दूं, आइसोबार्स क्या होता है। आइसोबार है सेम कनेक्टिंग लाइन of having equal temperature pressure, same connecting line having equal pressure, उसको बोलेंगे आइसोबार। ठीक है, उसको बोलेंगे आइसोबार। आइसोबार से क्या क्रिएट होगा, सेम प्रेशर कंडीशन जो होगा वो क्रिएट होगा उससे आइसोबार। लेकिन इक्वेटोरियल इक्वेटर पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम इंसोलेशन आती है, मैक्सिमम इंसोलेशन रिसीव होगी, तो एयर क्या है, राइज करेगी, एक्सपेंड होके यहाँ पे क्रिएट होगा लो प्रेशर, और सब ट्रॉपिकल सबसाइड करेगी, तो यहाँ पे क्रिएट होगा हाई प्रेशर। कैसे मूव करेगी विंड, फ्रॉम हाई टू लो। विंड जो मूव करती है वो विंड मूव करती है हाई टू लो। क्यों मूव करती है हाई टू लो, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस खाली है, यहाँ पे स्पेस खाली है, इसको फिल करने के लिए विंड जो है मूव करेगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, तो इसी को जो वर्टिकल मूव हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है इसी को बोलेंगे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, इसको बोलेंगे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। आइसोबार समझ आ गया, एंड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स समझ आ गया। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या है, आइसोबार्स का जो भी स्पेस है बिटवीन, तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसको बोलेंगे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, इसको बोलेंगे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अब मैं एक बात और बताऊं, लाइक ये एक आइसोबार है, ये एक आइसोबार है, स्पेस बहुत ज्यादा है, बी आइसोबार है इसमें स्पेस बहुत कम, तो यहाँ पे 1080 मिलीबार मिलीबार एंड दिस इज 990 मिलीबार, दिस इज 990 मिलीबार। ठीक है, दिस इज 990 मिलीबार। यहाँ पे हो गया हाई प्रेशर, यहाँ पे होगा लो प्रेशर। ये क्या है, वाइडली स्पेस्ड है, तो विंड जो मूव करेगी वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर करेगी, बट यहाँ पे स्पेस ज्यादा है, तो यहाँ पे वी ग्रेडियंट होगा, जो मूवमेंट होगा विंड का वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, जो कि इनके कंपैरिजन में, इस बी के कंपैरिजन बी में ज्यादा मूवमेंट होगा, क्योंकि ये क्लोजली स्पेस्ड है, क्लोजली स्पेस्ड है, इस वजह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वीक नहीं होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रेडियंट होगा। तो वो विंड का मूवमेंट सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, वो होगा बी वाले में, ए वाले में, बी वाले। तो ये भी एक स्टेटमेंट बन सकता है। ठीक है, तो इससे क्या क्रिएट होते हैं, हॉरिजॉन्टल जो आइसोबार्स बने, इससे क्या क्रिएट होंगे, इससे क्रिएट होंगे प्रेशर बेल्ट्स। तो अब हम समझते हैं प्रेशर बेल्ट्स को, प्रेशर बेल्ट्स को हम समझते हैं। तो प्रेशर बेल्ट को समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। कलर चेंज कर लेती हूँ। दिस इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर, दिस इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, दिस इज सब पोलर लो प्रेशर एंड पोलर हाई प्रेशर, पोलर हाई प्रेशर। ठीक है, ये जो इक्वेटर है ये दो पार्ट्स में डिवाइड करता है अर्थ को, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में भी सेम रहेगी लाइंस, सब पोलर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, इससे क्या क्रिएट हुए,
इससे क्रिएट हुए प्रेशर बेल्ट्स, इसको माइसोबार बोले थे। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या हो रहा था, मूवमेंट था, एयर विंड का मूवमेंट था। एयर के मूवमेंट को, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को हम क्या बोले थे, विंड बोले थे। तो ये क्या है, मूव करेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये मूव करी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। इससे क्या होगा, एक डिफ्लेक्शन क्रिएट होगा क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेशन कर रही है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है रेगुलर। तो इससे क्या क्रिएट होगा, एक अपेरेंट फोर्स क्रिएट होगा, इसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्रिएट होगा, इससे होगा डिफ्लेक्शन विंड का। विंड का डिफ्लेक्शन हुआ तो ये जो एयर विंड जो है इसका डायरेक्शन कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट से, और ये भी हाई टू लो चलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इसका क्रिएट होगा, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है साउथ ईस्ट से, ये हो रही है साउथ ईस्ट से, तो हाई टू लो चलेगी। इससे क्या होगा, ये कन्वर्ज करेंगी और सब लो इक्वेटर लो प्रेशर, तो इसको बोलते हैं ट्रेड विंड्स। और जब जहाँ पे ऐसी विंड्स कन्वर्ज करें ट्रेड विंड्स, तो उसको बोलेंगे ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो इससे पहले हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन को समझो, पहले हम समझते हैं कोरियोलिस फोर्स को। कोरियोलिस फोर्स क्या है, कोरियोलिस फोर्स है एक एपरेंट मूवमेंट जिस किस वजह से क्रिएट हो रहा है, ड्यू टू अर्थ रोटेशन। ये विंड को क्या है, डिफ्लेक्ट कर देता है, कॉज हो रहा है बिकॉज ऑफ अर्थ का रोटेशन। स्ट्रॉन्ग होता है पोल्स पर और जीरो होता है इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर पे जो है रोटेशन ज्यादा तेज है, क्योंकि पोल्स पे रोटेशन कम है। बल्ज कहाँ पर ज्यादा, इक्वेटर पे। इसकी वजह से रोटेशन सबसे फास्ट कहाँ पे होगा, इक्वेटर पे। तो इसलिए जहाँ पे रोटेशन ज्यादा, वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स जीरो। अब ये किस कोरियोलिस फोर्स किस किस को अफेक्ट करता है, अफेक्ट करता है विंड को, ओशियंस करंट्स को एंड द लॉन्ग रेंज प्रोजेक्टाइल्स को। अगर हम बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन होगा राइटवर्ड एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन होगा लेफ्टवर्ड। अगर हम बात करें हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट होता है बीच में, हाई प्रेशर से मूव करती है विंड्स, तो वो होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में वो होंगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये हो गया कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। अगर हम कोरियोलिस फोर्स देख चुके हैं, उससे पहले अगर हम पढ़ते हैं सेल्स के बारे में, पढ़ लेते हैं पहले। प्रेशर बेल्ट्स इकट्ठे एक साथ डिस्कस करेंगे। ये हो गया ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज आपको पता है, ये हो गया इक्वेटर और ये हो गया पोल्स। इक्वेटर पे हाइट ज्यादा होती है ट्रोपोपॉज की, क्योंकि जो है मूवमेंट जो है एयर का वो सबसे ज्यादा है, एयर करंट का मूवमेंट सबसे ज्यादा है राइजिंग। तो वो ग्रेटर हाइट से जाती है क्योंकि यहाँ पे क्रिएट हो रहा है लो प्रेशर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम इंसुलेशन आ रही है, टेम्परेचर लो, टेम्परेचर हाई, इसकी वजह से एयर राइज करी, यहाँ पे क्रिएट हुआ लो प्रेशर, और यहाँ पे क्रिएट हुआ हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे एयर करी सब साइड, ठीक है। विंड जो है सब साइड करेगी, यहाँ से क्या है, ये मूव करी इस डायरेक्शन में, डाइवर्ट करेगी दोनों लिम्स, फिर ये नीचे गिर जाएगी बिकॉज ऑफ डिफ्लेक्शन कोरियोलिस फोर्स की वजह से। ये जानी सीधी थी पर ये नीचे गिर गई, तो यहाँ पे बन गया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब ये जो है, ये दो में डिवाइड होगी लिम्स, ये कोल्ड ये वार्म है और ये कोल्ड है। ये तो कोल्ड और वार्म कौन सी सबसे पहले राइज करेगी, वार्म, वार्म एयर राइज कर दो। जैसे ही वार्म एयर राइज करिए तो ये भी दो लिम्स में डिवाइड होगी, और ये भी इधर जाएगी और इधर जाएगी। तो ये क्या है, ये एक सेल क्रिएट होगी, तो इस सेल को हम बोलेंगे हेटली सेल, इसको बोलेंगे फेरल सेल, इसको बोलेंगे पोलर सेल। ये तीन सेल क्रिएट हुए, यहाँ पे जैसे ही एयर सबसाइड करी, यहाँ पे बना हाई प्रेशर, यहाँ पे एयर राइज कर दी, ये बन गया सब पोलर लो प्रेशर,
क्योंकि यहाँ पे एयर जो है राइज कर गई। ठीक है, तो इससे बन गए 3 सेल्स, हेडली सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल। अब हम डिस्कस करते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, फिर सब ट्रॉपिकल, सब डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कैसे बनाई थी? क्योंकि यहाँ पे एयर जो था वो राइज कर रही थी, यहाँ पे मैक्सिमम इंसुलेशन थी, इसकी वजह से राइज हो रही थी और वहां पे क्रिएट हो रहा था लो प्रेशर। लो प्रेशर, अब हम देखें कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया लाई करता है बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। ये जोन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द ट्रेड विंड्स मैंने बताया, जिसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, एटीसीजेड, जो जोन ऑफ कन्वर्जेंस ट्रेड विंड्स। और इसको हम डोल ड्रम्स बोलते हैं, इस बेल्ट को हम बोलेंगे डोल ड्रम्स। यहाँ पे क्योंकि एक्सट्रीमली काम एयर मूवमेंट रहता है, काम एयर मूवमेंट क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट ज्यादा है, यहाँ पे पहले से ही क्लाउड्स फॉर्म हो गए, क्लाउड्स फॉर्म हो गए तो यहाँ पे पेनिट्रेशन कम हो गया, तो यहाँ पे क्या है, विंड का वर्टिकल मूवमेंट ज्यादा रहता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बहुत कम रहता है, इस वजह से यहाँ पे काम एयर मूवमेंट रहता है, वर्टिकल मूवमेंट ज्यादा है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की कंपैरिजन में। अगर हम देखें कैसे फॉर्म हुआ इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया, पहली बात फर्स्ट, मैक्सिमम इंसोलेशन, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, ये मैक्सिमम इंसोलेशन। और दूसरा, जब इंटेंस हीटिंग होगी तो एयर क्या है, वार्म अप होगी और फिर वो राइज करेगी, इससे क्या है, इक्वेटोरियल रीजन में कन्वेक्शन, कन्वेक्शन करंट फॉर्म होंगे। कन्वेक्शन करंट पता है क्या होते हैं? और जब वर्टिकली अपवर्ड मूवमेंट होता है एयर का तो सरफेस पे क्या बनेगा, लो प्रेशर, क्योंकि डेंसिटी ऑफ गैसेस कम हो गई, इससे क्रिएट होता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, अगर हम क्लाइमेट की अगर हम बात करें, अब क्लाइमेट की बात करें तो एक्सट्रीमली लो प्रेशर तो यहाँ पे काम कंडीशंस रहेंगी, तो यहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट ज्यादा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कम है, इस वजह से यहाँ पे रहती काम कंडीशंस की वजह से बनते हैं डोल ड्रम्स। डोल ड्रम्स बने, वर्टिकल मूवमेंट करंट का ज्यादा मिलता है, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ सरफेस विंड्स रहती हैं, विंड्स यूज हुआ है बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। वर्टिकल मूवमेंट को हम बोलते हैं एयर, तो इसलिए एयर करेंट्स। समझ आ गया ना इसमें डिफरेंस? वर्टिकल मूवमेंट हुआ, इससे फॉर्म होते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, जो कि एक रेन बियरिंग क्लाउड्स होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, इससे रेन बियरिंग क्लाउड्स होते हैं, इससे थंडर स्टॉर्म एंड कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। इसलिए इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पे ही सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, वहां पर हर टाइम बारिश ही होती रहती है। ठीक है, साइक्लोन्स यहाँ पे क्यों नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पे जीरो कोरियोलिस फोर्स है। साइक्लोन्स हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। साइक्लोन्स यहाँ पे क्यों फॉर्म नहीं होते, बिकॉज ऑफ जीरो कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, अब आते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे आता हूँ। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो है वो लाई करती है बिटवीन 35 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री साउथ। इसका जो मूवमेंट है
लाइक सदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में ये इक्वेटर है, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड चल रही है। इसका मूवमेंट डिफ्लेक्शन कोरियोलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाती है। जहां से ओरिजिनेट हो रही है उसी को दे देते हैं उसका नाम नॉर्थ ईस्टर्ली वेव्स। और सदर्न हेमिस्फीयर में बनेंगी साउथ ईस्टर्ली वेव्स, क्योंकि साउथ से ओरिजिनेट हो रही है और ईस्ट डायरेक्शन से, तो साउथ ईस्टर्ली वेव्स। ठीक है, तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे अगर हम देखें फॉर्मेशन कैसे हुआ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का, मैंने बताया था फॉर्मेशन कैसे हुआ। सबसाइड हो रही है एयर, सबसाइड हो रही है ऑफ एयर कमिंग फ्रॉम इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, लो इक्वेटोरियल रीजन से जो आ रही है वो एयर जो है सबसाइड हो रही है। इसकी वजह से क्या है, वो डिसेंड होती है आफ्टर बिकमिंग वेरी हैवी, हैवी होने की वजह से वो डिसेंड होती है और वो क्या होती है, ड्राई एयर होती है, सबसाइड हो रही है। तो यहाँ पे क्या था, ये हाई प्रेशर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, डिफ्लेक्शन की वजह से सबसाइड कर जाती है, और वो जाने को सीधी चली जाती है। डिफ्लेक्शन क्यों होता है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से। क्लाइमेट जो रहता है, अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट जो है वो एयर जो है वो वार्म एंड ड्राई रहेगी। इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द डेजर्ट वो सब ट्रॉपिकल एरिया में ही रहते हैं, और वो भी किस साइड, वो भी वेस्टर्न मार्जिन पे, वो भी वेस्टर्न मार्जिन पे। मैं बताऊंगी क्यों रहता है वेस्टर्न मार्जिन पे। ये हो गया वेस्टर्न मार्जिन, ये हो गया ईस्टर्न मार्जिन और ये हो गया मिड एरिया। ठीक है, विंड कहाँ से मूव कर रही है, दिस डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में यहाँ पे होंगे ओशियंस, एक पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशियन। तो यहाँ पे क्या, यहाँ से एयर ने, विंड ने मॉइस्चर उठाया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कर दी बारिश, यहाँ पे तो हो गई रेनफॉल। तो यहाँ पे मैक्सिमम ट्रीज, ग्रीनरी यहाँ पे मिलेगी मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे हो गई रेनफॉल। फिर यहाँ पे मॉइस्चर धीरे धीरे कम होता गया, तो यहाँ पे मिलेंगे शॉर्ट ट्रीज, बुशेस मिड में। और यहाँ पे क्या है, एयर के विंड के पास मॉइस्चर कैपेसिटी है ही नहीं बिल्कुल, मॉइस्चर है ही नहीं बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होंगे, यहाँ पे डेजर्ट फॉर्म। यहाँ से तो विंड ने उठाई क्या, मॉइस्चर उठाया फ्रॉम ओशन, धीरे धीरे मॉइस्चर कम होगा, यहाँ पे फॉर्म होंगे डेजर्ट, वेस्टर्न रीजन, वेस्टर्न मार्जिन। ठीक है, काम कंडीशन होती है यहाँ पर, तो यहाँ पे बनते हैं एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन फॉर्म होती है यहाँ पे। और इसको हम हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोलते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड इसलिए बोलते हैं, एयर पहली बार तो डिसेंड कर रही है, डिसेंड कर रही है तो पहले सेलर्स होते थे, तो वो जब अपना सामान लेके आ रहे होते थे तो वो जो एयर थी वो सपोर्ट फैसिलिटेट नहीं करती थी मूवमेंट को, तो इस वजह से बहुत भारी हो जाती थी, मूवमेंट का फैसिलिटेट नहीं हो पाता था ये सेलर्स का। तो वहां पे वो हॉर्सेस भी लेके आते थे, तो हॉर्सेस को क्या है, सेल कर देते थे, मतलब पानी में छोड़ देते थे, तो इस वजह से इसको हम हॉर्स लिटिट्यूड बोलते हैं। काम कंडीशन होती थी, डिफिकल्टी होती थी सेलर को सेल करने में, क्योंकि पहली बात तो ये एयर सबसाइड कर रही है तो फैसिलिटेट नहीं करेगी, ये जो एयर है फैसिलिटेट नहीं करती थी मूवमेंट को, वोट को फैसिलिटेट नहीं करती थी, इसलिए बहुत भारी हो जाती थी। तो हॉर्सेस को लेके आ रहे होते थे, तो हॉर्सेस को या फिर पानी में छोड़ देते थे ओशंस में, इसलिए इसको हम हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं, थ्रो कर देते थे ओशन सी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट की, सब पोलार लो प्रेशर, ये लोकेटेड है
between 45° north and south latitude and 66.5° north and south latitude means Arctic to Antarctic है ना। तो नॉर्थ एंड साउथ लिख सकते हो, नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सब पोलर पे ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड तो पहली बात तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड है। दिस इज डायनेमिकली इंड्यूस्ड मींस चार बेल्ट जो है डायनेमिकली इंड्यूस्ड बने और थर्मली इंड्यूस्ड बने तीन बेल्ट्स टेम्परेचर की वजह से। थर्मली इंड्यूस्ड बने तीन बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और सदर्न हेमिस्फीयर में पोलर हाई प्रेशर बेल्ट और नदर्न हेमिस्फीयर में बनेगा पोलर हाई प्रेशर। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, डायनेमिकली प्रोड्यूस्ड है। क्यों, इसका फॉर्मेशन भी कोरियोलिस फोर्स की वजह से हुआ। और जो एसेंड हो रही थी, जो कन्वर्ज हो रही थी ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज कहाँ पे बन रही है वो बताती हूँ। यहाँ पे तो मैंने बता दिया, फॉर्मेशन हो रहा है साउथ ईस्ट का एंड नॉर्थ ईस्ट विंड्स का। यस, यहाँ पे कौन सी फॉर्म होंगी, ये हाई है ये लो है, हाई टू लो चलेंगी, हाई टू लो चलेंगी तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा ईस्टर्लीज का, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन से, सॉरी वेस्टर्लीज, वेस्ट डायरेक्शन से होगा वेस्टर्लीज। और यहाँ से वेस्टर्लीज फॉर्म होंगी। ठीक है, तो फॉर्मेशन कैसे हुआ यहाँ पे, कन्वर्जेंस होता वेस्टर्लीज एंड द पोलर ईस्टर्लीज, इसकी वजह से कन्वर्ज हुआ और यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना सब पोलर हाई प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये मैंने ट्रोपोपॉज में पढ़ाया था, देखती हूँ कहाँ पे पढ़ाया था, ट्रोपोपॉज, ये पता है। यहाँ पे क्या है, कन्वर्ज किस वजह से हुआ है, ये ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज और ये वेस्टर्लीज कन्वर्ज हुए, इसकी वजह से क्या ये राइज करी, तो ये क्या डायनेमिकली इंड्यूस बनी, किसकी वजह से बनी है, ये बनी है कोरियोलिस फोर्स की वजह से। इसलिए यहाँ पे क्लाइमेट क्या, यहाँ पे पोलर जेट स्ट्रीम्स बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे पोलर जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, आने वाले उसमें इसमें कवर करेंगे पोलर जेट स्ट्रीम्स को। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट की। जेट स्ट्रीम्स तो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट ये फॉर्म होती है बिटवीन 80° 90° नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड, ये बहुत स्मॉल एरिया में बनती है। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, वही बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से फॉर्म हुआ इसका, जो थर्मली इंड्यूस्ड है। ठीक है, अब हम बताते हैं आईटीसीजेड। आईटीसीजेड क्या था, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये किस वजह से बनता है, ये दो ट्रेड विंड्स जब कन्वर्ज करती हैं तो उसकी वजह से फॉर्म होती है आईटीसीजेड। ये आईटीसीजेड क्या परमानेंट होती है, नहीं। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये शिफ्ट होती हैं विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन की वजह से ये शिफ्ट होती है आईटीसीजेड। जैसे ही आईटीसीजेड शिफ्ट हुई, ये इक्वेटर है, यहाँ पे था पहले सन,
सन का मूवमेंट हुआ, जुलाई के टाइम पे ऊपर शिफ्ट हो जाती है, तो यहाँ पे शिफ्ट हुआ सन का मूवमेंट, तो आईटी सीजन यहाँ पे आ जाएगी। तो इसकी वजह से आईटी सीजन जब शिफ्ट होती है, इसकी वजह से ही तो इंडिया में मानसून आ पाता है, क्योंकि विंड ऐसे जानी थी, ये इधर टर्न हो जाती है बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, इंडियन मानसून को फैसिलिटेट करती है यही आईटीसीजेड। ये हम इंडियन मानसून जब पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, तो एक वीडियो में तो हम इन डिटेल डिस्कस नहीं कर सकते, बस इसका ओवरव्यू ले सकते हैं, है ना। तो आईटीसीजेड से मूवमेंट से ही जो है फैसिलिटेट करते हैं इंडियन मानसून को। अब मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज्यादा है या सदर्न हेमिस्फीयर? नदर्न हेमिस्फीयर में जो है लैंड ज्यादा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा रहेगी, फ्रिक्शन की वजह से स्पीड जो है वो कम हो जाती है, विंड की विंड की स्पीड कम हो गई, विंड की स्पीड कम हुई, तो सदर्न हेमिस्फीयर में जो है लैंड कम है, तो वहां पे फ्रिक्शन कम है, तो वहां पे विंड जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से चलेगी, स्पीड बहुत तेज होगी सदर्न हेमिस्फीयर में। तो उसी चीज को यहाँ पे हम विंड को कैटेगराइज करते हैं 40 डिग्री लेटीट्यूड पे, उसको बोलते हैं रोरिंग फोर्टीज, 50 डिग्री साउथ पे फ्यूरियस फिफ्टीज, एंड 60 डिग्री पे बोलते हैं श्रीकिंग सिक्सटीज, श्रीकिंग सिक्सटीज। ठीक है। और ये जो प्रेशर बेल्ट्स थी, दिस प्रेशर बेल्ट्स आर परमानेंट इन नेचर, परमानेंट इन नेचर, तो इसको हम प्राइमरी विंड्स भी बोलते हैं। सेकेंडरी विंड्स और लोकल विंड्स, ये टर्शरी विंड्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए इतना ही बहुत है आज के लिए, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, डिटेल मैंने पढ़ा दिया है। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक मोटिवेशन मिलता है मुझे इससे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।